मुझे लगता है कि ये जो आज का दिन है ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि परम आदरणीय परम सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने बहुत व्यस्ततम दिन में से समय निकालकर राजधानी दिल्ली से, जब संसद के सत्र भी चल रहे हैं, बड़े स्तर पर बड़ी बैठकों का आयोजन हो रहा है, उस बीच हमारे अपने शहर इंदौर आए हैं और इंदौर के दिल की धड़कन, एमपी की धड़कन, एमपी न्यूज को उन्होंने अपना अमूल्य और अनमोल समय दिया है। सबसे पहले तो परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र, और आपको और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से प्रणाम। बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और बहुत दिनों से एक आशा और अभिलाषा भी थी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे लगता है बेसब्री से इंतजार है, तो चलिए बातचीत का ये क्रम शुरू करते हैं और इस मीडिया कॉन्क्लेव का फाइनल सेशन, जो कि मुझे लगता है कि आज मील का पत्थर भी साबित होगा और हमारा देश कैसे उड़ान भर रहा है, हिंदुस्तान का दिल एमपी कैसे उड़ान भर रहा है, उस परिभाषा को भी परिपूर्णता इस संवाद के साथ आज मिल जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधिया जी, मेरे मन में ये ख्याल है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जब आपको बनाया गया तब एक बड़ी चुनौती थी। कहा जा रहा था कि एक ऐसा मंत्रालय जहाँ पर लगातार काम करना होगा, और उस काम करने की शुरुआत के साथ ही कोविड काल की शुरुआत भी हो गई। तो सबसे ज़्यादा यदि किसी मंत्रालय पर प्रभाव पड़ा है तो वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री रहा। किस तरह से आपने इस चुनौती को पार किया, और आज जब आईकाओ की रैंकिंग में हमारा इंडिया जो है 100+ से जो है 48 के आसपास आ गया है, कैसे आप ये कर पाए, और डिजी यात्रा का जो कॉन्सेप्ट हाल ही में आपने जिसको इनिशिएट किया है उसका कितना बेहतरीन रिस्पांस जो है आपको यात्रियों से मिल रहा है? ये महेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि विश्व भर में जब महामारी आई, शायद कोई भी दूसरा सेक्टर इतने बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ जो नागर विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में प्रभावित हुआ, क्योंकि सारे प्लेन्स जमीन पर अटक गई थी। कारोबार पूर्ण रूप से बंद हो गया था, और उस वातावरण से उभारने की एक चुनौती हमारे सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स की थी, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की थी, और मंत्रालय का भी था। और मुझे इस बात की आज खुशी है कि जो कल्पना हम सब की थी, जिस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति हम लोग कार्य कर रहे थे, जो कीर्तिमान कोविड के पूर्व स्थापित हुआ था, जब भारत में 4,07,000 यात्री प्रतिदिन की आकलन तक हम लोग पहुंच चुके थे। कोविड के बाद इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं एक वी शेप्ड रिकवरी। 4 दिन पहले भारत में 4,13,000 यात्रियों ने एक दिन में सफर करके भारत के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और इसके तहत जो भारत सरकार की विचारधारा है, सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो परिवर्तन नागर विमानन क्षेत्र में आया है, पूर्व में ये कुछ चुनिंदे लोगों के लिए एक कल्पना थी, एक सेवा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2013-14 में यह संकल्प लिया कि इस क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण किया जाएगा, इस क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण किया जाएगा। और इसलिए यह सोच और विचारधारा कि उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम के तहत जो अल्प सेवित एयरपोर्ट्स हैं या असेवित एयरपोर्ट्स हैं, उन तक उड़ान को पहुंचाना, नए एयरपोर्ट्स का एक जाल बिछाना, भारत में एक ब्रेथ और एक डेप्थ भी, एक पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण और एक गहराई भी, दोनों तैनात करके इस सेवा को भारत के जन जन तक पहुंचाना। और इसके कई उदाहरण हैं, मैं आपको बता दूं। दरभंगा का एयरपोर्ट जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से बंद हो चुका था, 2017 में उसकी शुरुआत हुई। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट, देवघर का एयरपोर्ट, आसाम में रूपसी का एयरपोर्ट,
राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, दरगाह अजमेर शरीफ में जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं, किशनगढ़ का जो संगमरमर का इतना बड़ा व्यापार है, व्यापारी वहां स्थापित हैं, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन शहरों में एयरपोर्ट स्थापित होंगे, आज पूरे भारत के राज्यों में इस योजना के तहत नवीन एयरपोर्ट स्थापित हुए। और आपको भी आश्चर्य होगा ये ज्ञान लेते हुए कि 70 साल के भारत की आजादी में जितनी भी सरकारें आईं, कुल मिलाकर भारत में केवल 74 एयरपोर्ट स्थापित हुए। 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर भारत में एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर ड्रोम मिलाकर 71 आज संख्या बन गई है। नए हवाई अड्डे और वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट की 145 तक की संख्या तक हम लोग पहुंच चुके, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। और उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख यात्री, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम हवाई जहाज खेत में खड़े होकर ऊपर से देखते थे, कल्पना नहीं की थी कि हम सफर करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई सैर आज सफर कर पाए। ऐसे 2,15,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत चली हैं, जो पहले कभी नहीं चल पाई थी। और जिस देश में नाम बन गया था इस क्षेत्र का कि एक के बाद एक नागर विमानन उड्डयन की कंपनी बंद हो रही हैं, उड़ान योजना के तहत 11 नई कंपनियों की शुरुआत हुई है इस योजना के तहत, जो एक बहुत अहम भूमिका है हमारे इकोसिस्टम में। तो एक नई कल्पना के साथ हम लोग निकले हैं और उसकी पूर्णता जनता की सेवा के लिए, उसके लिए तत्पर होकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न था डिजी यात्रा का। आज की दुनिया में हम इस पर निर्भर हो गए और हमारी सोच है कि टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का हम लोग इस्तेमाल करें, अधोसंरचना के साथ साथ आईटी का इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने यात्रियों की यात्रा सुलभ कर पाएं। और डिजी यात्रा एक ऐसी ही पहल है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। सामान्य तौर पर हम लोग जब इंदौर में यात्रा करते हैं, एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचते हैं, तो पहले गेट पे सीआईएसएफ का हमारा पहरेदार हमारा टिकट देखता है, फिर हमारे आधार कार्ड डिटेल्स को देखते हैं। आप आप चेक इन में जाते हो तो वही प्रक्रिया शुरू होती है, आप बैगेज ड्रॉप में जाते हो तो वही प्रक्रिया होती है, आप सिक्योरिटी चेक में जाते हो तो वही प्रक्रिया होती है, और फिर आप बोर्डिंग गेट में जाते हो तो वही प्रक्रिया होती है। तो जो टाइम का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने एक डिजी यात्रा की शुरुआत की जो फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करती है। और उस एफआरटी के तहत, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत, एक डिजी यात्रा ऐप और डिजी लॉकर आप इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हो अपने फोन पर। अपने आधार कार्ड की डिटेल्स उस डिजी लॉकर ऐप में आप अपलोड करते हो, अपने चेहरे का फोटो लेते हो, और एयरपोर्ट जाने के 24 घंटे पहले उस इंफॉर्मेशन को, सूचना को आप एयरपोर्ट के टर्मिनल में अपलोड करते हो। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, कोई चेकिंग नहीं, सामने वीडियो कैमरा होता है, आपका चेहरे का फोटो लेता है, फट करके वो अपने सर्वर के साथ आपके आधार कार्ड डिटेल्स और आपके फोटो के साथ मिलाता है, और फट करके दरवाजे खुल जाते हैं, सीधा एंट्री। चेक इन में भी वही फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी चेक में भी वही, और बोर्डिंग गेट में भी वही। तो इस पूरी श्रृंखला में 70% समय की बचत होती है, और फुल बोर्डिंग एक फ्लाइट में करीब 10 मिनट की बचत होती है, जिसका लाभ हमारे यात्रियों को मिलता है, और एक सीमलेस कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस डिजी यात्रा के तहत सुलभ हो जाती है। दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी में फेज 1 में हमने शुरुआत की है। मार्च अंत तक हम लोग पुणे, कोलकाता, चेन्नई और विजयवाड़ा में इसे लाएंगे,
और फिर अगले फेज में भारत के हर एयरपोर्ट में इसे लागू करेंगे ताकि यात्रा हमारी यात्रियों की सुलभ और सफल हो पाए। आपकी डायनेमिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी ठानते हैं उसको परिणाम तक पहुंचाते हैं। और जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कमान आपको सौंपी गई तो आपने नवाचार से उसको शुरुआत की। आज आप क्या पाते हैं, जिस तरह से आपने एयर कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत किया है, और अभी हम आपका कथन सुन रहे थे कि केवल वही शहर नहीं जहाँ की अर्थव्यवस्था जो है देशव्यापी असर रखती हो, बल्कि ऐसे छोटे शहर जहाँ पर यात्री तो हैं लेकिन एयरपोर्ट्स नहीं है, आपने वहाँ पर भी उसकी शुरुआत की है। आने वाले दिनों के लिए क्या कोई लक्ष्य है आपके मंत्रालय का, खासतौर पर आपका, कि और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस नवाचार के जरिए आप नवीन एयरपोर्ट्स की शुरुआत करें? देखिए, पिछले 3 सदियों में विश्व में बहुत बदलाव आया है। पहले ये स्थिति उत्पन्न हुई थी भारत में और विश्व में भी कि आप की नवीन अधोसंरचना मांग करने का हकदार होना होगा, और हकदार आप तभी हो पाते हैं जब आपका शहर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो, आर्थिक गतिविधियां वहां हो, तब आप एयरपोर्ट की आप मांग कर सकते हो। आज वो सोच विचारधारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है, क्योंकि जहां एयरपोर्ट स्थापित होता है वहीं आर्थिक पहिया घूमने लगता है। मैं उदाहरण आपको दे दूं। आज अगर देश में किसी भी शहर में निवेश हम आकर्षित करना चाहते हैं तो उद्योगपति और निवेशकारी पहला प्रश्न जो उस प्रदेश के शासन से पूछता है कि आपकी कनेक्टिविटी क्या है शहर में, और अगर कनेक्टिविटी ना हो तो फिर वो आकर्षण उतनी क्षमता नहीं रखती जो दूसरे शहर रखते हैं। और विश्व भर में भी ये रेखांकित हो गया है कि सिविल एविएशन के जरिए इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, मतलब आर्थिक मल्टीप्लायर 3.1 है। तो ₹1 का निवेश अब अगर आप नागर विमानन क्षेत्र में करोगे तो 3.1 रुपए का एक आर्थिक पहिया की शुरुआत होती है। और उसी के साथ अगर रोजगार के क्षेत्र में हम देखें तो ₹1 के निवेश के आधार पर 6 रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का सर्जन होता है नागर विमानन क्षेत्र से। तो हमारा टारगेट है कि जो सफर हमने तय किया है, 70 वर्ष में 74 एयरपोर्ट, और आज देश के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश में 145 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर ये 145 का आंकड़ा हम 200 को पार कर पाएं, ताकि देश के कोने कोने में एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट हम लोग स्थापित कर पाएं। और उसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए उड़ान की योजना में हमने छोटे प्लेन के लिए भी एक योजना हम लेके आए, क्योंकि देश में केवल विदेश से बड़े प्लेन आए उससे आपकी और हमारी पूर्ति नहीं होगी। बड़े शहरों के बीच में कनेक्टिविटी हो, उससे हमारी पूर्ति नहीं होगी। हमारी पूर्ति तब होगी जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो पाए, और इसके लिए छोटे छोटे शहरों में 20 सीटर एयरक्राफ्ट से कम के लिए एक नई योजना उड़ान के अंतर्गत स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम, मतलब छोटे प्लेन के लिए योजना की शुरुआत मैंने की है, जिसके तहत केवल एक वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल प्लेन के सीट के आधार पर नहीं, लेकिन उस प्लेन के लीजिंग कॉस्ट को भी उसमें समावेश करके एक सब्सिडी हम लोग दे पाएं, ताकि उसको भी हम इकोनॉमिकली वायबल कर पाएं। और उड़ान 4.2 योजना के तहत 132 रूट्स का बिड हमने करवाया है, और 132 रूट्स में से कम 67 रूट्स या 70 रूट्स हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन के लिए हमने रेखांकित किए। उदाहरण के तौर पर हमारे प्रदेश में भी छोटे शहर हैं जहां ये सेवा की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
आगे आने वाले समय में हम सोच सकते हैं रीवा जैसे शहर को, सतना जैसे शहर को, दतिया जैसे शहर को एयरपोर्ट वहां स्थापित करके इसमें हम लोग सम्मिलित करें। और ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि कुछ चीज मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मजा आएगा जब उसका हम लोग घोषणा केवल ना करें लेकिन उसका लोकार्पण करें, जो आने वाले समय में हम लोग मिलकर, मध्य प्रदेश की जनता, शिवराज सिंह जी और हम लोग मिलकर उसका उद्घाटन हमारे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों के लिए सेवा, हवाई सेवा के आधार पर हम लोग कर पाएं। सरप्राइज है मतलब वो। अगला क्या माने कि महाकाल लोक का जो भव्य लोकार्पण हुआ, तो अगला लक्ष्य क्या उज्जैन एयरपोर्ट स्थापित करना भी होगा, जैसे आपने छोटे शहरों का जिक्र किया? हमारी कोशिश है कि राष्ट्र भर में कुछ श्रेणी के शहर जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे उत्तर पूर्वी के राज्य, हमारे पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड, देहरादून, पिछले एक वर्ष में उत्तराखंड और हिमाचल, पिछले एक वर्ष में उत्तराखंड को हमने करीब 22 या 23 रूट्स हेलीकॉप्टर्स के दिए। जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, जहां हम लोग सी प्लेन की राउट्स दे रहे हैं, एक द्वीप को दूसरे द्वीप के साथ जोड़ने के लिए। कुछ राज्य में शहर ऐसे हैं जहां छोटे प्लेन सब 20 सीटर के आधार पर उनको हम लोग जुड़ाएं। ऐसे कुछ उदाहरण मैंने आपको मध्य प्रदेश में दिए हैं। तो हमारी कल्पना है एंड टू एंड कनेक्टिविटी, भारत को विश्व के साथ हम कनेक्ट करें। वहां बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए हम अपने कैरियर्स को कह रहे हैं, एयर इंडिया को, विस्तारा को, इंडिगो को, स्पाइस जेट को, और वहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हेलीकॉप्टर, सी प्लेन और छोटे प्लेन के जुड़ाव के साथ अनेक शहरों को जोड़ने का एक नई सोच हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे सीमावर्ती इलाके अरुणाचल प्रदेश में, जो रक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पड़ोसी के बॉर्डर पर, उनको हम लोग जोड़ने का हम लोगों की कोशिश रही है। और पिछले 6-8 महीनों में ऐसे छोटे छोटे शहर जैसे पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में, जीरो है, तेजू है, ऐसे छोटे छोटे शहरों को हमने लीलाबड़ी के साथ, गुवाहाटी के साथ, डिब्रूगढ़ के साथ, अब होलोंगी के साथ, जो ईटानगर में नया एयरपोर्ट हमने बनाए हैं, भारत के बनाए हुए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 19 सीटर एयरक्राफ्ट के साथ वो कनेक्टिविटी हमने प्रदान की है, जो शहर और जो सीमावर्ती इलाके पिछले 75 वर्षों में कभी भी सिविल एविएशन के द्वारा कनेक्ट नहीं हुए थे, उनको डॉर्नियर 228 के साथ हमने जोड़ के उन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सुविधा भी प्रदान करने का कार्य किया है। बहुत क्रांतिकारी कदम है और मुझे लगता है कि आने वाले देश में केवल एमपी ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया जो है उड़ान भरेगा। और जैसा कि आपका मंत्रालय और आप लगातार सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर बहुत लकी है क्योंकि जब से आपने मिनिस्ट्री की कमान संभाली है, बहुत सारी फ्लाइट्स शुरू कर दी है, एयर कनेक्टिविटी को बहुत सरल और सहज कर दिया है। लेकिन इसमें एक सवाल ये जोड़ूंगा कि आने वाले दिनों में, कि 2023 में जनवरी में हमारे सामने 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजन इंदौर में होना है, इंदौर की सरजमी पर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। किस तरह से आपको लगता है कि आपकी की गई मेहनत, उसका लाभ और उसका प्रतिफल जो है अभी लेने का सही वक्त आ गया है? देखिए, मेरी कोशिश रही, हमारे मंत्रालय की कोशिश और हमारे सरकार की कोशिश, जब ये प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, उसके 3 दिन बाद हमारे मुख्यमंत्री आए मुझे मिलने के लिए, और उनकी एक विकास और प्रगति की सोच सदैव रहती है। तो उनके साथ बैठकर एक ब्लूप्रिंट, एक खाका हमने बनाया था। और मेरी मंत्रालय की यही सोच रही है, विचारधारा रही है कि कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी होगी। अब आपने उदाहरण इंदौर का दिया। इंदौर के साथ मेरा एक
राजनीतिक लगाव नहीं है, मेरा एक भावनात्मक लगाव है और एक पारिवारिक लगाव है। माँ अहिल्याबाई की ये नगरी है, संस्कृति का केंद्र है, भारत के ओजस्वी भविष्य का एक नवरत्न हमारा इंदौर है। और इस इंदौर में आवागमन की सुविधा बढ़ाना मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता था, मैं अपना धर्म मानता हूं। और पिछले 18 महीनों में जो इंदौर केवल 11 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ था, वही इंदौर आज 22 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ चुका है। और केवल देश के 22 शहरों के साथ नहीं, लेकिन हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी और अनेक जनप्रतिनिधियों के कई बार निवेदन के आधार पर हमने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी यूएई को इंदौर से कनेक्ट कर दिया है एयर इंडिया की उड़ान से। तो एक नई शुरुआत इंदौर के लिए हुई है। जो कनेक्टिविटी इंदौर की थी, जुलाई 2021 में इंदौर में प्रति हफ्ता 305 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होते थे। आज करीब करीब 17 महीने बाद उसी इंदौर में 460 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ते होते हैं। 50% वृद्धि हुई है। और जो इंदौर की वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, वहीं भोपाल, हमारी राजधानी की हम बात करें तो जो भोपाल में कनेक्टिविटी केवल 5 शहरों तक सीमित थी, आज उसी भोपाल की कनेक्टिविटी को हमने 9 शहरों तक बढ़ा दिया है। और जिस भोपाल में केवल 94 फ्लाइट्स प्रति हफ्ते चलते थे, आज उसी भोपाल में 185 फ्लाइट्स प्रति हफ्ते चलते हैं। 100% वृद्धि हमने लाई। जो खजुराहो हमारा मान और हमारा सम्मान और हमारी शान है, जहां एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी नहीं थी, उस खजुराहो को हमने राष्ट्र के राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ दिया। ग्वालियर में बढ़ोतरी हुई है। जबलपुर में 70% वृद्धि हुई है। जबलपुर में नया हवाई अड्डा, जहां 415 करोड़ रुपए का हमारा निवेश हो रहा है। एक नया भव्य सिविल टर्मिनल, इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो जाएगा अगले साल के अप्रैल मई के माह तक। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं और जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। 415 करोड़ रुपए की योजना। ग्वालियर में एक नया सिविल टर्मिनल हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने स्वयं किया था। जो आज इंदौर में टर्मिनल है, भोपाल में टर्मिनल है, उतना ही बड़ा टर्मिनल 2 लाख स्क्वायर फीट का 4 एरो ब्रिज के साथ ग्वालियर में स्थापित होने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में है, उस मध्य प्रदेश को राष्ट्र के कोने कोने के साथ जोड़ने का प्रयास हमारा है। और यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनवरी में 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण इंदौर के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस है और उसी के ठीक 3 दिन बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में आयोजित की जा रही है। और शिवराज सिंह जी और हमने चर्चा की है और उस अवधि के लिए इंदौर को दक्षिण भारत के साथ और उत्तर भारत के साथ अधिकतम फ्लाइट्स के साथ कनेक्टिविटी भी प्रदान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं घोषणा नहीं करना चाहता, पर कई प्रस्ताव मेरे सामने आए थे और दक्षिण भारत के सभी शहरों के साथ, 2-3 शहरों के साथ जोड़ने का प्रयास हमारा जारी है। हम जोड़ के रहेंगे उस अवधि के लिए, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। एक बात यहाँ पर सिंधिया जी मेरे जहन में आई है कि इसका ये तात्पर्य निकाला जाए कि आप लाइक तो ग्वालियर को करते हैं, लेकिन लव तो इंदौर से ही करते हैं।
क्योंकि जो भी कुछ मिल रहा है वो पिटारे से इंदौर को मिलता है। मैं बचपन से, मेरे पूज्य पिताजी, जब मैं 7 वर्ष का था और 6 वर्ष का था, तब से इंदौर के साथ मेरा स्वतः एक रिश्ता तब से स्थापित हुआ है। और सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना संबंध इस इंदौर के साथ रहा है, होलकर परिवार के साथ रहा है। हम दोनों मराठा अस्तित्व से हम दोनों परिवारों की शुरुआत हुई और महाराष्ट्र से निकलकर हिंदवी स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था, उस सपने को साकार करने का संकल्प लेकर ये दोनों परिवार महाराष्ट्र से निकले थे। और उसी जनसेवा की पद्धति में आज परिवर्तित होकर मेरी सदैव ये कोशिश रही है कि विकास और प्रगति ही हमारा धर्म और हमारा लक्ष्य और हमारा मकसद होना चाहिए। मैंने अपने पत्रकारिता के 20 साल के सफ़र में ये देखा है, ये पाया है, बहुत करीब से आपको देखा है। आपका पहला कार्यक्रम भी मुझे याद है, जब आप गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पौधारोपण करने आए थे। आपने मरून कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी, और मुझे ये भी ध्यान है कि तुलसीराम सिलावट जी ने वो कार्यक्रम किया था और आपका पहला इंदौर आना हुआ था जब मैं पत्रकारिता कर रहा था। मैंने देखा है कि आप राजनीति को बहुत अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। आमतौर पर जो दूसरे राजनेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सिंधिया जी का स्टाइल है किंतु परंतु लेकिन मगर, इसका कभी सवाल नहीं का कोई जवाब नहीं देते हैं और कभी आरोपों की परवाह भी नहीं करते हैं। तो ये जो शुद्धता है, ये हृदय की जो पवित्रता है, ये आपने कैसे इसको विकसित किया? क्योंकि ये आज के युवाओं में इसका अभाव देखा जा रहा है, और खासतौर पर राजनीति के क्षेत्र में जहां पर महत्वाकांक्षी होता जा रहा है आज का नेता, आज का नौजवान। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं केवल अपनी व्यक्तिगत भावना के बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं। जिंदगी में व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और फिर उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अथक प्रयास, परिश्रम और मेहनत करना है। मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब के लिए, मेरे पूज्य पिताजी के लिए और मेरे लिए हमारा मकसद राजनीति नहीं, हमारा मकसद और लक्ष्य जनसेवा है। और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और अगर लक्ष्य जनसेवा हो, लक्ष्य अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में एक पारिवारिक भावना तैनात करने की हो, एक रिश्ता बनाने की हो, तो उसमें नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होती। लोगों को कोसना, लोगों को नीचे दिखाना, केंकड़ी वाली आदत, ये बहुत आसान रास्ता होती है। मेहनत मशक्कत करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना, ये एक कठिन रास्ता होती है। और मैंने अपना लक्ष्य जीवन में जनसेवा बनाया है, और इसलिए परवरदिगार ने जितना समय हमें इस पृथ्वी पे दिया है, सदैव के लिए तो हम नहीं रहने वाले, लेकिन जो समय हमको दिया है उस समय का हम लोग सदुपयोग करें। उस समय के आधार पर लोगों के जीवन में खुशहाली का माहौल तैनात करें, सकारात्मक सोच विचारधारा के साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं। और इसलिए मैंने अपने 20 साल के जनसेवा के यात्रा में कभी भी आरोप प्रत्यारोप, नकारात्मकता के लिए और वास्तविक तौर से स्पष्टता के आधार पर व्यक्तिगत आरोप के लिए मैंने कभी भी कोई न जगह रखी है, ना मेरी सोच है, ना मेरी विचारधारा है, ना मेरी मन की धारणा है। हां, नियत और नीति पर जरूर प्रजातंत्र में प्रहार होना चाहिए और एक दूसरे को सदैव सचेत रखने के लिए ये प्रजातंत्र की खूबी है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में न 20 साल में कभी मैं लगा हूं,
ना जीवन के अंत तक कभी मैं लगूंगा। जो समय मुझे दिया गया है, जो मौका और अवसर मुझे दिया गया है, जो लोगों का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, जिसके लिए मैं जिंदगी भर ऋणी हूं, उस समय का सदुपयोग करो, उससे लोगों के वातावरण में खुशहाली लाओ। यही मैं अपना धर्म जीवन में मानता हूं। बहुत सुंदर और सैल्यूट है आपकी इस भावना को। चौथे स्तंभ के प्रहरी होने के बावजूद जो है मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को आत्मसात कर रहा हूँ। हमने देखा है कि सियासत के क्षेत्र में सिंधिया जी सुपर हिट हैं और सुपर फिट भी हैं। आप जितने अच्छे राजनेता हैं, आपके अंदर खिलाड़ी भावना भी उतनी ही परिपूर्णता के साथ परिलक्षित होती है। कैसे कर पाते हैं आप ये, क्योंकि इतने चुनौतीपूर्ण दौर में और कलयुग में, आपाधापी भरे युग में खिलाड़ी भावना को कैसे प्रेरित करते हैं? आपने थोड़ा मेरा नब्ज पकड़ लिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं एक्सरसाइज या खेल के क्षेत्र में लग नहीं पाया हूं, क्योंकि मुझे कोरोना हो गया और मैं उसे मिस बहुत करता हूं। कई लोग, और वो मेरी मन की भी कई बार धारणा हो जाती थी कि इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है, समय नहीं है। पर मैं आपको अपने आप कह रहा हूं कि ये केवल मात्र एक्सक्यूज है। जो आपके जीवन में प्राथमिकता होती है, उसके लिए सदैव आपको समय बनाना चाहिए। और जितनी भी व्यस्तता रहती भी है, उसमें 40 मिनट निकालना, 45 मिनट निकालना अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर व्यक्ति फिट रहता है और स्वस्थ रहता है तो क्षमता भी बढ़ती है कार्य करने के लिए, और एक फ्रेशनेस भी आता है सोच विचारधारा में। तो उस भाग को मैं जरूर मिस करता हूं। लेकिन मेरी कोशिश है कि डॉक्टर्स की सलाह लेके अगले 7-8 दिन में दोबारा उस राह पे मैं चल पाऊं। और मैं मानता हूं कि आधुनिक युग में, पुराने जमाने में महन क्या होता था कि हम लोग कुछ भी खा लेते थे। घी का बनाया हुआ खाना खा लेते थे, मिठाई खा लेते थे, लड्डू खा लेते थे, समोसा खा लेते थे, पर उससे शरीर को कठिनाई नहीं होती थी। क्योंकि मनुष्य का जीवन और दिनचर्या इस पे नहीं रहता था। खेत में रहता था, खलिहान में रहता था, ऊपर नीचे भागना पड़ता था। आज हम लोग इसके कैदी हो गए हैं और इसके कैदी हो गए हैं। और जब इन दोनों चीज के कैदी साथ में हो जाते हैं तो फिर दूसरी चीजों के लिए समय नहीं निकलता। और इसलिए जो शारीरिक कठिनाइयां आज विश्व भर में और देश भर में निकल रही हैं, उसका मूल कारण यही है। तो छोटे छोटे चीजों का मैं प्रयोग करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जी बिल्कुल। जितने भी मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और आज भी है, उन मंत्रालयों में मैं कोशिश करता हूं कि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने एक लिफ्ट दिखता है। मैं उदाहरण दे दूं, मैं जब मैं ऊर्जा मंत्री था 2012 में, पहले बार मैं ऊर्जा मंत्रालय में गया। एनर्जेटिक हैं इसलिए वो मंत्रालय आपको दिया, आप एनर्जेटिक हैं इसलिए वो मंत्रालय आपको दिया गया था। मुझे तो मंत्रालय दिया गया था जब पूरा देश में बिजली की शटडाउन हो गई थी। आपको याद होगा 2012 में जब पूरा शटडाउन हो गया था पूरे देश का। उत्तर प्रदेश ने ज्यादा पावर खींच लिया था और पूरा सिस्टम, हम लोगों का ट्रांसमिशन ग्रिड शटडाउन हो गया था। खैर, तो जब मैं मंत्रालय में गया तो सामने लिफ्ट था और लिफ्ट के सामने एक बोर्ड था। बोर्ड पे लिखा था वीआईपी नहीं, बोर्ड पे लिखा था वीवीआईपी। मैंने वहां, पहरेदार जी बैठे थे, मैंने कहा ये भैया ये क्या है? अरे साहब ये आपके लिए है। तो मैंने कहा मेरे लिए?
और दूसरे लाइन में 50 लोगों का लाइन, और इस लाइन में 0। तो वहां वेटिंग लाइन लगा हुआ है लिफ्ट के लिए, और ये लिफ्ट रोका गया है श्रीमान वीवीआईपी के लिए। मैंने कहा कृपा करके ये बोर्ड उठाइए और हटाइए इस बोर्ड को। और जो 25 लोग उस लाइन में थे, मैंने कहा आप इस लाइन में आइए और आप लिफ्ट का प्रयोग करिए। तालियां तो बज गई, पर आपने पूछा नहीं क्यों। कहानी का दूसरा भाग, मैंने कहा भैया सीढ़ी कहां है। उसने हिचक हिचक के, हमारे पहरेदार जी ने मुझे सीढ़ी बता दी। अब मुझे मालूम भी नहीं कि हमारा ऑफिस कौन से माले पे है। पहले दिन हम पहुंचे हैं, मैंने कहा मंत्री जी का ऑफिस कौन से माले पे है। साहब 4थे माले पे। तो 4 माले सीढ़ी पे हम लोग चढ़ के चले गए। मैंने सदैव ये कोशिश की है, आज नागर विमानन मंत्रालय में भी और इस्पात मंत्रालय में भी, मैं कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। जो भी ऑफिस में जाओ, या मैं दूसरे मंत्रालय में जाता हूं। मैं पर्यावरण मंत्रालय में गया एक बार, अभी भूपेंद्र यादव जी से मिलने के लिए, बड़ी ऊर्जा में मैं गया। आदमी ने बता दिया साहब लिफ्ट। मैंने कहा लिफ्ट नहीं, सीढ़ी। सीढ़ी का मैंने कहा, सोचा भी नहीं। मैंने कहा मंत्री जी का ऑफिस साहब 8वें माले पे है। अब आप निकल पड़े, हम गए 8 माले ऊपर। ऊपर जाने में भी आप सीढ़ी इस्तेमाल करो, नीचे आने में भी सीढ़ी इस्तेमाल करो। जहां आपको मौका मिले, भगवान ने ये 2 पैर दिए, इन पैरों का इस्तेमाल करो आप। छोटे छोटे चीजों से अंतर पड़ता है। ऑफिस में भी जब आप लोग बैठते हो, आप अपने एमपी न्यूज के ऑफिस में बैठते हो, हर 15-20 मिनट में उठ के 3 चक्कर लो। छोटी चीज है पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिनचर्या में आप 40 चक्कर ले लोगे। कुछ तो आपके बॉडी को, सिस्टम को एक एक्सरसाइज मिलेगा। तो छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल करना, उसे अपनाना और असूल बना के पूर्ण रूप से उसका धारण करना, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। बहुत सुंदर जीवन शैली आपकी, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। एक सवाल और मेरे जहन में आया है और ख्याल में आया है। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, हमारे साथ के हैं, और वो बातों बातों में कहते हैं कि एमपी की राजनीति में जय और वीरू धूम मचा रहे हैं। उनका जय और वीरू कहने से तात्पर्य है कि जय यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज जी, और वीरू यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो क्या उनका ये ख्याल ठीक है? देखिए, मैं ना वीरू हूँ, ना जो भी दूसरा नाम आप देना चाहते हैं। वैसे तो कांग्रेस ने बहुत सारे नाम मुझे दिए हैं, जिनके लिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनको अपनी सोच मेरे तरफ से बधाई मुबारक रखे रहें। मैं एक जनसेवक के रूप में कार्य करता हूं, और मेरी, देखिए महेंद्र, हर एक व्यक्ति के जीवन में आशा अभिलाषा होती है। आप व्यवसाय में होते हो तो कोई व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करता है, वो चाहता है कि उसका 10 करोड़ का बने, 10 करोड़ का बनेगा तो 100 करोड़ का बने, 100 करोड़ का बनेगा तो 1000 करोड़ का बने, 1000 करोड़ का बनेगा तो 10,000 करोड़ का बने। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है तो वो पहला पार्षद बनना चाहता है, जिला पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे जीवन में भी आशा अभिलाषा है, और अगर आप मुझे पूछो मेरी आशा अभिलाषा क्या है, तो मेरे जीवन में एक ही आशा अभिलाषा है, और वो है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के दिलों में, मेरे प्रदेश की जनता के दिलों में अगर छोटा भी मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। उस लक्ष्य के साथ, उस तीव्रता से, उस लक्ष्य को हासिल करने के मकसद के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। और उसका एक कारण भी है, मैं आपको कहूं, मैं अध्यात्म में बहुत गहराई से मैं
विश्वास रखता हूँ और मैंने पढ़ा भी है। मैं ये मानता हूँ कि कई तरीके से ये इस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया है। हम निर्वस्त्र इस दुनिया में आए हैं और हम निर्वस्त्र इस दुनिया से जाएंगे। ना ये माइक जाएगा आपके साथ, ना ये सोफा जाएगा आपके साथ, ना आपका कोई भी उपाधि आपको मिलेगी आपके साथ जाएगी। अगर एक चीज आपके साथ जाएगी तो वो केवल एक चीज है, और वो है लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और लोगों के मन में जो जगह आपने जिंदगी में बना पाए। और उसको पाने के लिए मेरे जीवन का लक्ष्य है, ना उससे ज्यादा कुछ, ना उससे कम कुछ। भावुक कर दिया आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को, और मैं खुद भी इस वक्त इमोशनल हूँ। आखिरी सवाल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों में इंदौर शहर के वो तमाम सितारे चेहरे हैं जो कि इंदौर को चलाने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं कि ये इंदौर को 6 बार स्वच्छता का शिखर छू सकते हैं, तो केवल और केवल इन इंदौर के तमाम समाजसेवी और गुड़ीजनों के कारण। यहाँ पर पत्रकार भी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। आपकी लोकप्रियता का आलम यह है कि मैंने कहा कि महाराज लेट होंगे, माननीय मंत्री जी का एक कार्यक्रम पहले रीशेड्यूल हुआ है, तो बोले हम अगली बस से चले जाएंगे लेकिन सुन करके जाएंगे। तो ये आलम है आपकी लोकप्रियता का पत्रकारों के बीच में। आज का नौजवान, आज का युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनने के लिए क्या करें? कोई गुरु मंत्र आप दे दीजिए आज के युवाओं को, क्योंकि कई बार ऐसे लोग पूछते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो करते हैं उसमें एक शुद्धता है, एक परिपूर्णता है, और परिणाम तक पहुंचाने की जो शैली है आपकी, कोई भी काम आप हाथ में लेते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको जो भी मंत्रालय दिया आपने उसमें कुछ करके दिखाया, तो ये जो क्रांति है, जो ज्वाला है, आज के युवा में इसका अभाव है। तो कैसे आज युवाओं को एक गुरु मंत्र या एक मोटिवेशनल मंत्र आप देंगे? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ गुरु मंत्र देने के लिए या मोटिवेशनल मंत्र देने के लिए। मैं स्वयं उत्सुक हूँ नए नए आइडल्स के लिए, जिससे मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला पाऊँ, जिससे और अपने आप को मैं बेहतर कर पाऊँ। तो बड़प्पन है आपका। ये मैं आपको बताऊं महन कि जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं समझना चाहिए कि हम परफेक्ट हैं। जब उस सोच विचारधारा में आप प्रवेश करोगे तो फिर आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी। सदैव अपने कानों को खुला रखो, अपने आंखों को खुला रखो, दूसरों से सीखो। कई ऐसे लोगों को अपने पास रखो जो आपको सदैव सचेत रखें, जो सच्चाई से आपको बता पाएं कि ये जो आपने किया थोड़ा गड़बड़ है, ठीक नहीं था, या कहें कि थोड़ा आप अपने आप को ऐसा बदलो ना। क्योंकि जीवन में वो सदैव वो एक खोज होनी चाहिए अपने आप को कैसे ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने के लिए। और अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो मैं इतना कहूंगा कि अंत में हमारी जवाबदेही इस दुनिया में किसी और के प्रति नहीं, हमारी जवाबदेही इस दुनिया में स्वतः के प्रति है कि आप अपने चेहरे को कांच में देखते हो। क्या उस विचारधारा, उस व्यवहार कुशलता से आप खुश हो? नहीं हो। और अंग्रेजी में एक कहावत है, मैं ये मानता हूं कि दिनचर्या में आप जितना भी मेहनत कर सकते हो आप करो, और साफ दिल से करो। कुछ गलत काम कभी भी जिंदगी में मत करो, क्योंकि गलत काम करने वाले शायद बहुत दूर पहुंच जाएंगे, पैसा बहुत बनाएंगे, राजनीति में शायद बहुत आगे चले जाएंगे। एक बात मैं अवश्य आपको कहता हूं कि रात को उनको चैन की नींद नहीं आएगी। और जिंदगी में आप कितने भी दौलतमंद हो,
आप कितने भी बड़े आदमी हो, जिस व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती, उस व्यक्ति को कुछ नहीं जिंदगी में मिलता। और इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, आप भी ये अनुभव करोगे, मैं तो रोज अनुभव करता हूं, कि जिस दिन अपने आप को इतना रगड़ दो ना, पूर्ण मेहनत करो, मशक्कत करो, और रात को मुश्किल है क्योंकि परिवार के साथ भी समय बिताना पड़ता है, और उस बैलेंस को क्रिएट करने में अभी मुझे भी कठिनाई हो रही है कि मन में इच्छा है कि हर बॉक्स को टिक करना, अपना सब काम खत्म करना, सारे फाइल्स को साइन करना, शायद 1 बजे रात को हो जाए। तो वो बैलेंस क्रिएट करना है जो मेरे पूज्य पिताजी ने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से क्रिएट किया था। हमको वो क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं देते थे, पर क्वालिटी ऑफ टाइम देते थे। 1 घंटा का समय भी अगर मेरी बहन और मुझे दे दिया तो मतलब उनका पूरा अटेंशन हम दोनों के ऊपर होता था। उस समय ये सब नहीं होता था। तो वो, अब अगर आपने मुझसे प्रश्न नहीं पूछा, पर अगर आप पूछते कि क्या, कहाँ आप अपने आप को मानते हो कि थोड़ा और बेहतर कर सकते हो, ये बैलेंस हमको क्रिएट करना है मुझे अपनी ज़िंदगी में। पर पूर्ण रूप से मेहनत करो, मशक्कत करो, ताकि जब आप उस बिस्तर में जाओगे, मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे अगर थोड़ा और कुछ मैं काम आज कर पाता। और ये आप पाओगे कि अगर उस शैली में आप अपने बिस्तर में प्रवेश करोगे और साफ दिल के साथ आपने काम किया, किसी के विरुद्ध काम नहीं किया, किसी को नीचे दिखाने के लिए काम नहीं किया, किसी को कम करने के लिए काम नहीं किया, अपने आप लंबी लकीर खींचो, दूसरी की लकीर की चिंता मत करो, तो आप पाओगे कि 5 मिनट के अंदर आउट, और बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको। और अंग्रेजी में एक कहावत है, जो लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि समय भी आपका बहुत ले लिया। मेरे लिए तो ये सौभाग्य के पल हैं। मैं उल्टी बात हो गई कि मैं, बहुत कार्यक्रम थे, पर आपने इतना हमको जकड़ लिया कि मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि समय कहाँ निकल गया। पर अंग्रेजी में कहावत है जो मैं आपके साथ छोड़ रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, सदैव जिंदगी में याद करना, सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस। सबसे नरम तकिया साफ दिल है। और उस भावना को हम सबको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपना परिवार की भावना अच्छी होगी, अपने गांव या शहर की भावना अच्छी होगी, अपने प्रदेश की भावना अच्छी होगी, और अपने देश की भावना अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात सिंधिया जी को सिंधिया बनाती है, और मन नहीं कर रहा कि साक्षात्कार को यहाँ रोकूं, लेकिन घड़ी का कांटा अनुमति भी नहीं दे रहा है, और आपके बहुत सारे कार्यक्रम है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो भी बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, दिल की बात जनता तक पहुंचाते हैं। शायद यही वजह है कि वो एमपी के दिल के हीरो तो हैं ही, और अब राष्ट्र के एक बड़े कद्दावर केंद्रीय मंत्री के तौर पर खुद का लोहा पूरे देश के सामने साबित कर रहे हैं। इस मीडिया कॉन्क्लेव के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, और हमारी न्यूज एंकर दिव्या जी को मैं फिर कमान सौंपता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, आपने अपने दिल की बात पूरे इंदौर के साथ साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया।